नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सारा आकाश का 13वां अध्याय। सारा आकाश से संबंधित सारांश, प्रश्न उत्तर, चरित्र चित्रण और 6 पार्ट्स में इसका सबसे पहले मैंने ये सारांश दिया था पूरे सारा आकाश नॉवल का। सबका लिंक मैंने एक प्लेलिस्ट में दे दिया है, प्लेलिस्ट बना दी है। और हिंदी के अन्य चैप्टर जो है आईएससी हिंदी की भी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक मैं वीडियो के ऊपर आई बटन में दे दूंगी। आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। ये जो 13वां भाग है ये सारा आकाश का पूरा नावल का है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा उपन्यास है जो मैं पार्ट बाय पार्ट डाल रही हूँ। सारांश भी 6 पार्ट्स में 5 पार्ट में उपलब्ध है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी। पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो प्रश्न उत्तर भी वहाँ आपको प्राप्त हो जाएंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.blogspot.com पर जा कर के इसके प्रश्न उत्तर, चरित्र चित्रण, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सारा आकाश का 7वां अध्याय। 2 दिन में ही मेरे लिए घर की सारी दुनिया बदल गई। हर एक का व्यवहार कुछ नया नया सा लगने लगा। इसे कुछ कुछ महसूस तो मैं भी कर ही रहा था, लेकिन सबसे पहले इसे बताया प्रभा ने ही। उस दिन आते हुए मुझे देर हो गई। आशंकाओं से कांपते हुए घर में पांव रखा कि बाबूजी से सामना पड़ गया। वे मजदूर के सिर पर लकड़ियां लदवाए चले आ रहे थे। झूले में कुछ सब्जियां लटकी थी। यह उनकी आदत थी। जब भी बाहर लकड़ियां या गेहूं खरीदने जाते तो झोला साथ ले जाते और किसी सब्जी वाले का आखिरी सामान सस्ता सा ले आते। वे दिन भर खाली रहते, इसलिए लकड़ी, गेहूं या घर का अन्य सामान ले आते। अक्सर हम भाइयों में इसको लेकर भी झगड़े हो जाते कि ये सारे सामान कौन लाए। सबको अपनी अपनी पढ़ाई महत्वपूर्ण लगती थी और सबको डर था कि आते जाते क्लास का कोई लड़का या अध्यापक देखकर क्या सोचेगा। जैसे ही बाबूजी को देखा कि मेरे प्राण सूख गए। पिछले दिनों तो मेरी यह आदत हो गई थी कि चुपचाप दबे पांव ऊपर चला जाता और वहीं अलग थलग रहता। इसलिए जब भी किसी से मुलाकात होती वह या तो बाहर आते जाते या नहाने खाने के लिए उतरते चढ़ते। सोचा अब उस दिन का गुबार बाबूजी दोबारा निकालेंगे, लेकिन मुझे देखते ही वे बोले, बड़ी देर लगा दी समर, आखिर बहू भी तो खाने को बैठी रहती है। खाना वाना खाकर ही घूमने निकल जाया करो ना, फिर ठंडा खाना शरीर को भी नहीं लगता है। बाबूजी के स्वर के इस वात्सल्य को तो ना जाने मैं कब का भूल ही चुका था। सुनकर शरीर ऊपर से नीचे तक रोमांचित हो आया। मैं तो डांट खाने के लिए तैयार था। इस अपनेपन के स्वर से मन डर से दहल उठा। भगवान जाने क्या होने को है, लेकिन प्रभा ने जल्दी ही मेरा डर निकाल दिया। उसने बताया, अब तो घर वालों का रवैया हमारी तरफ से बड़ा उदार होता चला जा रहा है। मैं चौंका। दोपहर वाली बात याद आ गई। क्यों, कोई खास बात हो गई क्या? मैंने पूछा। नहीं, खास बात तो नहीं, वैसे ही हर बात में देखती हूँ। पहले जिन बातों को बुरी तरह कलह किया जाता था, जिन बातों पर, अब उनको तुम्हारी अम्मा जी और भाभी जी जानबूझकर तरह दे जाती हैं। अब तो अम्मा बात बात में कहती हैं कि वह सहारा दे देगा तो मुसीबतें कुछ कम हो जाएंगी। और कल ही पूछ रही थी कि तुम्हारे पास कपड़े वपड़े तो है ना। भाभी ने बेटी को आइसक्रीम दिलाई तो मेरे लिए भी पीछे पड़ने लगी कि तुम भी खा लो। मैं चुप हो गया। हाँ, यही तो परिवर्तन मैं जब से महसूस कर रहा हूँ, और घर वालों का यह नरम व्यवहार ही मन को डर से दहला देता है। काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो प्रभा ने झकझोरा। क्यों, क्या सोचने लगे? गहरी सांस लेकर कहा, कुछ नहीं प्रभा, अब तुम बताओ, मैं इन घर वालों को कैसे समझाऊंगी? मैं अभी घर की कोई मदद नहीं कर सकता। ये है कि मुझ पर ही सारी आशा लगाए बैठे हैं। मैं तो कहता हूँ अपना और तुम्हारा ही खर्च निकलता चला जाए, यही बहुत है। कम से कम हम लोग घर पर बोझ तो नहीं रह जाएंगे, अपने को अलग कर लेंगे। फिर इस बार बीए की पढ़ाई है, हंसी खेल तो है नहीं। उधर दिवाकर ने साफ बता दिया है कि अगर बीए में पढ़ो तभी यह काम लेना। जिस विश्वास पर काम लिया है उसे पूरा नहीं करेंगे तो उसे बुरा नहीं लगेगा। खैर, इसमें बुरा लगने की क्या बात है? प्रभा ने मेरा मन लेने के लिए पूछा। भाई, मैंने नौकरी करने को कहकर तो यह काम लिया नहीं। मैंने तो पढ़ाई चलाए रखने के लिए काम लिया था। इस बार 15-15 रुपए की तो एक एक किताब आएगी। किताबें तो खैर मैं दिवाकर से ले लूँगा, साथ ही पढ़ेंगे तो अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तुम ही सोचो कि 75 में से बचेगा क्या? 20 तो दिवाकर को ही देने हैं। जैसे ही कॉलेज खुलेंगे एडमिशन वगैरह मिलकर 26 के करीब वहाँ देने होंगे।
उधर ये कपड़े कॉलेज जाने लायक रह गए हैं? तुम ही बताओ, तार तार तो निकला चला जा रहा है। कम से कम एक कमीज पतलून तो है ही अपने पास। यूं तो होने को जूते भी नहीं है, कलम भी नहीं है। भाई साहब का रेजर इस्तेमाल करता हूँ। एक मुसीबत है, सारी आफतें एक साथ इसी महीने आ पड़ी। कागज कॉपी अटर सटर में ही 25-30 रुपए निकल जाएंगे। फिर सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए एक आध धोती ब्लाउज भी ले आऊँ। अरे तुम मेरी बात क्यों बीच में ले आते हो? कह तो दिया मेरे पास बहुत है, जरूरत होगी तो खुद ही कह दूंगी, समझे? मेरे लिए कुछ नहीं, अगले महीने आ जाएगा, फिर कभी आ जाएगा। इस बार प्रभा ने मुझे समझाने को नहीं, सचमुच चिंता से कहा। खैर, फिर भी हिसाब तो तुम्हारे सामने ही है। अब बताओ, 75 रुपयों में से बचेगा क्या? इनमें से कौन सी चीज़ कम कर दूं और क्या घर वालों की मदद करूं? बहुत से बहुत दिवाकर को इस बार नहीं दूंगा। फिर अचानक याद आया, अरे कॉलेज तो 8 से ही खुल जाएंगे, पैसे मिलेंगे 15 तक। उधार तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों की ज़रूरत तो पहले पड़ेगी। फिर हम दोनों देर तक अपनी अपनी मुसीबतों को एक दूसरे से रोते रहे, अपने ही विचारों में खोए खोए। मैंने कहा, पर भाई यह तो मैं देख रहा हूँ कि बाबूजी, अम्मा, भाई साहब सभी मुझसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। सभी यह दिखाने लगे हैं कि उन लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे क्योंकि समर कमाने लगा है। लेकिन उन्हें ये सारी बातें बताई भी तो नहीं जा सकती, और बता भी दे तो समझेंगे नहीं। सबको पता है कि मिलेंगे वही 75 रुपये, लेकिन सोच रहे हैं जैसे जाने कहाँ की हुंडी मिलेगी। तुम ही बताओ, कैसे समझाऊं इन लोगों को? आके गहरी सांस लेकर कहा, और इधर ये साला रिजल्ट अलग जान मुसीबत की है। पता नहीं क्या होगा, मालूम नहीं कॉलेज भी ज्वाइन करने देगा या सारे अरमान यूं ही मन के मन में रह जाएंगे। और अपने आगे मुझे अंधकार का ऐसा सागर लहराता दिखाई दिया जिसका कहीं और छोर नहीं था। उन दिनों वातावरण में बस रिजल्ट ही रिजल्ट गूंज रहा था। जिधर देखो उधर 2 या 3 लड़के मिलकर यही बातें करते थे कि फला का पेपर ऐसा हुआ था, उसमें उसके नंबर आ रहे हैं। उमरनाथ नंबर बढ़ाने की कोशिश करने पहुंचा तो परीक्षक ने कैसे धक्के देकर निकलवा दिया, और उसी ने बालेश्वर के नंबर चुपचाप बढ़ा दिए। निकल आया होगा कोई ताऊ गर्दन दबोचने वाला। मैं सुनता और कान दबाकर आगे बढ़ जाता। अब तो एक आत्मविश्वास आ गया था, जो होगा देखा जाएगा। लड़कों की अधीरता पर भी दया आने लगी थी। पता नहीं किसके घर की स्थिति कैसी हो। मैंने अपनी नौकरी पर जाना शुरू कर दिया था। अभी तो स्कूल कॉलेज नहीं खुले थे, इसलिए सोचता था जब तक हो सके प्रभा को कम से कम कष्ट दिया जाए। फिर भी मजबूरी हो ही जाएगी। अब तो सुबह बिना खाए भी जा सकता था, 11-12 बजे तक लौट ही सकता था। जब वहाँ से सीधे कॉलेज जाना पड़ेगा तब तो बेचारी को सुबह 3:30-4 पर उठना होगा ही। वैसे भी बेचारी 24 घंटे बेंत की तरह जुटी ही रहती है, सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक। मैंने तो उसे कभी खाली नहीं देखा, लेकिन लाख चालाकी बरतने पर और बड़े बेमालूम तरीके से सुबह उठने के बावजूद उसे जाने कैसे पता चल जाता और वह खुद भी उठ बैठती। मेरे बड़े अनुरोध पर जरा सी देर यूं ही सोती या सोने का बहाना करती। मैं जानता था कि मेरे बाहर निकलते ही वह उठकर काम में लग जाती होगी। मुझे बड़ी कचोट होती। अब मेरे जल्दी उठने से उसे भी उठना पड़ता है। पहले कम से कम 6 बजे तक तो सो लेती थी। काम पर पहुंचने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। हमारे एक शहर में 2 स्टेशन थे, एक हमारे घर के पास पड़ता था और एक उधर जहां मुझे काम करने जाना होता। सुबह एक गाड़ी जाती थी और बीच में कहीं नहीं रुकती थी। मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता था। गाड़ी के रुकते ही मैं रेल की टूटी तारों वाली बाड़ से फुर्ती से निकल जाता और शान से सारा सड़क पर चलने लगता, जैसे मैं तो सड़क पर ही चल रहा था। पहले की 2 दिन तो हालत ऐसी थी कि बयान नहीं कर सकता। प्रभा को मैंने बताया था कि मेरा दिल ऐसा धड़क रहा था, कानों में बजता सुनाई देता था। रेल में ऐसा मन घबराता कि चक्कर आने लगते। बार बार सारा शरीर पसीने से तरबतर हो जाता और हर पल लगता कि इधर टीटी आया, उधर से काले कोट वाले आदमी ने मेरी बाह पकड़ी। लेकिन यह तो पहले 2 दिनों की हालत थी। इसके बाद तो हिम्मत बढ़ गई और मैंने तरह तरह के बचाव के पैतरे सीख लिए। गाड़ी के चलने तक मैं निहायत ही तटस्थ की तरह घूमता रहता, मानो किसी और गाड़ी का इंतजार कर रहा हूँ और किसी काम से यहाँ आया हूँ। टीटी पर आंख रखता और जैसे ही गाड़ी चलती उससे सबसे दूर पड़ने वाले डिब्बे में चढ़ जाता। जैसे ही गाड़ी रुकती सबसे पहले प्लेटफार्म पर उतरकर फिर इस तरह टहलने लगता, मानो मैं तो जाने कब से यहाँ टहल रहा हूँ, मुझे इस रेल से क्या संबंध। इस तरह रेल का यह सफ़र एक मनोरंजन ही रहता था और एक भारी मुसीबत से छुटकारा भी इसकी वजह से मिल गया था। वरना सुबह ही जितना पैदल चलकर आना पड़ता उसकी तो कल्पना ही से ही मैं डर गया था। गर्मियों में तो जैसे तैसे घूमते हुए आया जा सकता था, मगर जाड़ों में अपने पुराने कपड़ों में ठंड से ठिठुरते हुए आना तो सचमुच मुसीबत होती और उस कल्पना से ही रूह कांप जाती। लेकिन काम शुरू में जितना रोचक लगा, बाद में तबीयत उतनी ही उससे उबने लगी। 5 से 11 तक
प्रूफ के गीले खुरदरे कागजों पर फैलती स्याही से 6 घंटे लगातार उल्टे सीधे निशान बनाते बनाते सिर भन्नाने लगता था। उस समय मैं और भी डर जाता, अगर यह काम सचमुच इतना ही थका देने वाला और कष्टदायक है तो कॉलेज के दिनों में यहाँ से जाने के बाद पढ़ लिख पाऊंगा या नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। पहले कुछ दिन तो जोश जोश में मैंने इतने सारे पन्नों के प्रूफ एक साथ देख डाले कि सारे प्रेस वाले चकित रह गए। लगता था कि इस जरा से काम में दिक्कत ही क्या है, केवल पढ़ना ही तो है, जहाँ गलत है वहाँ निशान लगा दो। लेकिन मैनेजर ने बाद में सारे पन्ने लौटा दिए और उनमें ढेरों गलतियाँ भरी पड़ी थी। मैंने तो खूब ध्यान से देखा था, कैसे छूट गई मेरी समझ में ही नहीं आया। धीरे धीरे वह सारा जोश समाप्त हो गया और एक एक अक्षर कॉपी से मिला मिलाकर जांचने के बाद अपना सिर गीली मिट्टी के लोंदे जैसा लगता था। प्रेस की मशीनों की खसखस खटर पटर चलती रहती और इन आवाज़ों के ऊपर सारे गले से चीख कर दिए गए हुक्म गूंजते रहते। नोट टाइप उभर क्यों नहीं रहा है, साईं ज़्यादा न लेगी, अभी देख क्या रहा है, मुँह फाड़ कर कागज लगा। मैनेजर अपनी स्याही लगी पतलून से दोनों हाथों को ठूसे पास आकर खड़ा हो जाता और मुझे प्रूफ पढ़ते हुए देखता रहता। तो मुझे घबराहट और बेचैनी होती, जैसे इम्तिहान के दिनों में परीक्षक पास आकर खड़ा हो जाता था। फिर वह चलते चलते कह जाता, बड़े सुस्त प्रूफ देख रहे हो मिस्टर, मशीन खाली पड़ी है, अभी तो करेक्शन में भी टाइम लगेगा, ज़रा ध्यान से देखिए और कई बार देखिए। प्रूफ देखने का काम तो झाड़ू लगाने का काम है, जितनी बार झाड़ो उतनी ही बार कूड़ा कहीं ना कहीं दोबारा निकल आता है। इसके अलावा और जिधर देखो उधर ही कलौं स्याही छाई रहती। एक तरफ सुमेरा बैठा बैठा पानी में भिगो भिगो कर कुछ कूटता रहता है और दूसरी तरफ मशीन मैन 2-4 ईंटों का चूल्हा बनाकर स्याही उठाया करता। सरेस की बदबू से उबकाई आती रहती और मशीनों से टपकती काली तेलदार कीचड़ अदबदाकर कपड़ों पर लग जाती। सिंधी होटल का लड़का हर 10 मिनट बाद अपने गिलासों को तारों के लटकन से लगाए कभी किसी को चाय देता रहता, या मैनेजर के पास छपाने के लिए आए ग्राहकों की खातिर के वक्त सुमेरा उसे आवाज़ें दिया करता। लेकिन वहाँ काम करने वाले लोग इतने दिलचस्प थे कि मन उबता नहीं था। पहले तो बड़ा अजनबीपन सा लगता, लेकिन जल्दी ही अच्छे लगे। टाइपों को केसों में डिस्ट्रीब्यूट करते या कंपोज करते हुए बड़े रस ले लेकर किसी की लड़की की प्रेम कहानी, काल्पनिक या कई सिनेमा के घालमेल से तैयार किए गए अजीबोगरीब किस्सों का बखान हुआ करता। चाहे बात सिनेमा की हो या अपने जीवन की, सबके पास विषय एक ही था, अपने अपने प्रेम संबंधों के अनुभवों का वर्णन। उनमें एक लड़के ने मेरा ध्यान अपनी ओर अक्सर खींचा। वह अक्सर चुप ही रहता और उसके चेहरे बोलचाल के ढंग देखते ही लगता कि वह किसी शरीफ घराने का है। अक्सर चुप ही रहता, मानो अपने को इन सब के स्तर के साथ मिलाने को तैयार ना था। बुढ़े मशीन मैन ने बहुत कम सिनेमा छोड़े थे और उन लोगों के सारे किस्से मैं रोज प्रभा को आकर सुनाया करता। जब 12 बजे की कड़कती धूप से पसीने से तरबतर कर आता तो भूख के मारे चक्कर आ रहे होते, लेकिन गर्मी के कारण 2 गिलास पानी चढ़ा लेता और फिर देर तक खाना खाने की इच्छा नहीं रहती। खाना मैं ऊपर ही मंगवा लेता। प्रभा मेरे लिए इतनी देर भूखी बैठी रही, यह बात मुझे कोसती थी। इसलिए पहले ही दिन मैंने कहा, अरे ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है प्रभा, इतना पढ़ लिख कर भी तुम हो वही मूर्ख। 1 बजे तक मेरे लिए बैठे रहने की क्या ज़रूरत है, वक्त पर खा लिया करो, दिन भर काम करती रहती हो। मैं तो घर अपने वक्त पर ही खाती हूँ, तुम समझती हो कि तुम्हारे लिए इतनी देर बैठी रहती हूँ। घर के कामकाज से छुट्टी ही अब मिलती है। और प्रभा मुंह बनाकर कहती, बड़े खूबसूरत हो ना जो तुम्हारे लिए बैठी रहूँगी, यहाँ खाने के लिए कोई राह नहीं देखता। नहीं देखते तो पहले क्यों नहीं खा लेती। उसकी चालाकी पर मुझे हंसी आती। आई खूबसूरत की बच्ची, मिलाकर देख लो, तुम्हारे घर वालों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, एक से एक बनमानुस रखे हैं सब। अजी हमारे घर वालों को अगर कुछ कहा तो बुरा हो जाएगा। हाँ तो नहीं तो, जब तक कुछ कहो नहीं सिर पर चढ़े आते हो। उसने त्योरियों पर बल डालकर आंखें तरेरी। हमें भी तो देखे कोई, क्या कर लेगा हमारा, मैंने चिढ़ाया। तो हम चलते हैं, तुम यहाँ अकेले बैठकर बको। वह जमक कर उठकर चल दी। एक तो अम्मा जी जिठानी जी की जली कटी सहकर यहाँ इनके पास बैठो और यहाँ फिर यह सब बके। हम ही तो फालतू मिले हैं। और उसका गला भर्राया ही था कि घूंट भरकर उसने सारी बात का परिहास बना दिया। तुम भी तो तभी ठीक रहते हो जब बाबूजी हल्ला मचाते हैं। मैंने मनाने के ढंग से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरा क्या गया, तुम ही हो रही थी लाल उस वक्त, जैसे सिंदूर से नहला दिया हो। ओहो, अपनी नहीं बताओगे कि कांप रहे थे, गले से आवाज़ तो निकल नहीं रही थी और शाना ऐठ रहे हो। अच्छा छोड़ो, तुम भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई। आओ हम लोग खाना खाएं। मैं उसका हाथ थाली की ओर खींचकर उसे ज़बरदस्ती रोटी तुड़वाने की कोशिश करने लगा। हाय रे, मुझे जिंदा नहीं छोड़ने दोगे ना, जिंदा नहीं रहने दोगे, कोई देखेगा तो बाहर क्या कहेगा। साथ साथ खाना खा रहे हैं। उसने डरते हुए बाहर की ओर देखा। अच्छा बको मत, चुपचाप खाना खाओ।
मैंने उसे डांट दिया। मन में सोचा, एक तो बेचारी इतनी देर तक बैठी और फिर एक साथ खाने का सुख भी ना पाए। आंखों के आगे भविष्य की वह तस्वीर कौन गई जब हम दोनों वह मेज पर बैठकर साथ साथ खाना खाया करेंगे। जंगले से झांकती हुई मेरे कॉलेज के खाली पीरियड्स के लिए वह प्रतीक्षा किया करेगी। एक खोई खोई सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर भी उभरी। लगा कि कुछ इसी ढंग की तस्वीर उसके दिमाग में भी कौन थी। उसने उठकर किवाड़ बंद कर दिए। अच्छा, पहले किवाड़ बंद कर लें। और फिर एकदम बच्चों की तरह कंधे हिलाकर मचल कर कहने लगी, हमें तो शर्म लगती है साथ खाते। पिटोगी, शर्माने वरमाने का बहाना मत करो। वह उठने की कोशिश करने लगी तो मैंने खींचकर बैठा लिया और उस समय सारा घर स्तब्ध रह गया जब सुना कि मैं तो जैसे तैसे सेकंड डिवीज़न में पास हो गया, लेकिन अमर का कहीं नाम नहीं निकला। घर की वह तस्वीर अभी भी मेरे सामने है। अमर एक और बैठा सुबक रहा था। सारे घर में मुर्दनी सी छाई थी। इस चोट की गहराई के सामने मेरे पास होने की खुशी किसी ने महसूस ही नहीं की। उसे अब फिर एक साल नए सिरे से पढ़ाना होगा, इस कल्पना की विभीषिकाएं सबकी आंखों के सामने नाच रही थी। बाबूजी पहलवानों की तरह दोनों हाथ छाती पर बांधे उद्वेग से इधर उधर टहल रहे थे। अरे इनसे कहते थे पढ़ो पढ़ो, पर इनको फुर्सती कहाँ। एक की शादी क्या कर दी, हाथ से चला गया। बड़े छाती ठोकर कहते थे, बाबूजी आपको क्या है, जो चाहे जो करता रहूं, फर्स्ट डिवीज़न ना आए तो कहना। अब ले चार्ट सेकंड डिवीज़न को रखकर। और अमर जी तुम तो साफ सुन लो, मेरे तो बस का है नहीं। हर बार रुपया तुम्हारे ऊपर पानी की तरह बहूं। तुम्हें अपनी मटर गश्ती से फुर्सत हो तो पढ़ने लिखने में मन लगाओ। पढ़ना है तो अपने बूते पर पढ़ो, वरना भीख मांगो। प्रभा ने बताया कि भाभी वैसे तो अपने अमर लाला जी के फेल होने पर बड़ा दुख प्रकट करती रही, उन्हें सांत्वना बंधाती रही, लेकिन भाई साहब से कह रही थी, अच्छा अंधेरा इस घर में, एक तो दिन रात हड्डे पेल पेल कर इन मुस्टंडों को पलाओ, पढ़ाओ भी पालो भी। इनको इतना तक ख्याल नहीं कि अगले के भी तो बाल बच्चे हैं, इसके आगे की तो ज़िंदगी पड़ी है। तब भाई साहब समझाया, चुप रहो, हमारी ज़िंदगी तो सिर्फ इसी काम के लिए बनी है, बैल की तरह कमाएं और इस गड्ढे में डालते रहो। और इसके बाद वे रो पड़े। भाई साहब का दुख मुझे बहुत गहराई तक मत गया। सारे घर वालों के तानों और विरोधों के बावजूद मैं दिवाकर के साथ जाकर बड़ी मुश्किल से अपना नाम कॉलेज में लिखा आया। कॉलेज में भर्ती होने के लिए लड़कों की जो धक्कम पेल थी, सिफारिशें और तिड़कम थी, उन्हें देखते ही कहना चाहिए कि इस मुकाबले में पास होना कतई कठिन नहीं है। उस समय तो यही लगता था किसी तरह एडमिशन ही वैतरणी पार हो जाए तो जीवन सफल हो। कोई पूछने वाला नहीं था और बड़े बड़े फर्स्ट क्लास लड़के प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के कमरे में टकरा रहे थे। कोई एमपी की सिफारिश ला रहा था तो कोई मजिस्ट्रेट की। अभी उम्मीद यही लग रही थी कि एक एक क्लास में 60-60 लड़के होंगे और हर क्लास के 4-4 सेक्शन होंगे। शैतान की आंत की तरह सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा था। साइंस आर्ट्स के हिसाब से पहले क्लासों को बांटो, फिर ABCD सेक्शन। मुझे भी भर्ती होने में पूरे 3 दिन बिगाड़ने पड़े। कॉलेज का पुराना विद्यार्थी होने के कारण हो भी गया। मुसीबत तो बेचारे फर्स्ट ईयर वालों को थी, लेकिन ताज्जुब यह है कि घर में एडमिशन से पहले उठा हुआ बवंडर विरोध 2 दिन में कैसे जादू के जोर से उड़ गया। सबसे ज़्यादा अमर के दाखिले में दिक्कत हुई। अब प्रभा के लिए असली मुसीबत आई। प्रेस से 11 बजे छूटते ही मुझे कॉलेज भागना पड़ता था और वहाँ से 3 बजे छुट्टी मिलती थी। हमारा आखिरी पीरियड 3 बजे ही पड़ता था। वह तो कहीं कॉलेज में अभी मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू नहीं हुई, वरना 4:30 से लेकर 7:30 तक कहीं वहाँ घिसना पड़ता। ना जाओ तो 8 आने फाइन दो। तब तो सुबह 4:30 बजे घर से निकलकर बड़ी मुश्किल से रात को 7:30 या 8 बजे घर पहुँच पाया करूँगा। खाने की समस्या फिर बुरी तरह सामने आ गई। प्रभा ने कहा, तुम क्यों बेकार सिर खपा रहे हो, मैं तो कह रही हूँ ना सुबह 3 बजे ही उठकर कुछ बना दिया करूँगी। एक तो तुम यूं ही सारा दिन काम में जुटी रहती हो, फिर ऊपर से यह 11:30 बजे सोकर 2:30-3 बजे उठोगी। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। मैंने नकली गुस्से से कहा, साफ़ ही कह दो ना मैं तुम्हें मार दूँ। ओहो, जरा सा काम करने से मरी नहीं जाती। और काम क्या मुफ्त कर देती हूँ, कहे देती हूँ बदला तो चुकाना पड़ेगा। मैं उसके इस ढंग पर और अदा पर रीझ गया। गदगद कंठ से बोला, देखो जिंदा रहा तो पाई पाई चुकाऊंगा। सब कुछ इसलिए तो कर रहा हूँ कि तुम्हें ठीक से रख सकूँ, नहीं तो 4 बजे से रात के 10 बजे तक जुटा रहूँ। मुझे क्या दौरे आते हैं। फिर अचानक संभल कर कहा, नहीं कुछ भी हो, 3 बजे तुम्हें किसी भी हालत में नहीं उठने देगा। अच्छा ऐसा क्यों नहीं करती कि रात को बनाकर रख दिया करो, लेकिन सुबह तक तो बासी हो जाएगा। नहीं होगा बासी, और सुबह 10 बजे प्रेस में तो खा लिया करूँगा। इतनी देर में क्या बासी हो जाएगा। मुझे लगा प्रभा जैसे राजी हो गई और बोली, और दिन भर उस बर्तन को साथ लिए घुमा करूँगे। साथ लिए तो बहुत घुमा, यही कहीं प्रेस में रख दिया करूँगा, लौटते वक्त उठा ले आया करूँगा, एकदम पास ही तो है। लेकिन उसने एकदम टाल कर कहा, और जो, अरे जी कुछ नहीं होता,
सुबह ही बना दिया करूँगी, गरम गरम खाना खाकर जाया करोगे तो ज़रा स्मार्ट भी लगोगे। कहते हैं बासी खाना खाने से दिमाग ठस हो जाता है, सारा दिन आलस्य रहता है। फिर एकाएक याद करके ज़रा उमंग स्वर में बोली, और हाँ एक बात बताओ, अम्मा ने कह दिया कि अगर खाना ले जाओ तो ढंग के 4 पराठे सेक दिया करूँ। बाहर कोई दोस्ती खाने बैठ जाए या देखे वाले तो रोटी अच्छी नहीं दिखती। अच्छा, यह मुझे नहीं मालूम था, मैंने चिंता भरे स्वर में कहा। प्रभा, ये सारे घर को जानता हूँ, यह सब इसलिए है कि मुझे 10-11 को तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो मैंने जो कॉलेज के लिए कपड़े बनवाए हैं वे या किताबें कॉपियाँ और फीस तुम समझती हो, सब यूं ही चुपचाप हो जाता। एक एक चीज़ पर हत्या की जाती, हत्या। अब तुम ही बताओ इनमें से उनको क्या दूँ। अच्छा एक काम करें, तुम किसी तरह भाभी को इस महीने के हमारे सारे खर्च का हिसाब दे सकती हो। अरे मेरी खोपड़ी पीट दो, तुम अपने को अलग खड़े तमाशा देखो, तुम ही अकेले चालाक हो। अम्मा दांत किटकिटाकर कहेंगी खसम की कमाई का हिसाब दे रही है। तो फिर तुम ही बताओ कैसे समझाया जाए। वैसे तो मैंने अब जान लिया है कि खाने के सिवा घर वालों पर बहुत ही कम खर्च कर रखेंगे, लेकिन देखिए आगे क्या होता है। और एक बार गहरी सांस इस तरह अपने आप फूट पड़ी कि सारा वातावरण आर्द्र हो आया। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने सिर झटक कर कहा, प्रभा मेरे जीते जी तो छोड़ो इस सारी आफत को, सारी मारो मुसीबत को गोली। किस चक्कर में आकर उलझ गए, ना दिन को चैन ना रात को आराम, फिक्र में के मारे दिन रात की परेशानी। सुबह 4 से लेकर रात के 10 बजे तक पागलों की तरह इधर उधर भागो, कहीं अपने आनंद से कलरकी करेंगे, 60-70 रुपये महीने में मस्ती फटकारेंगे। सुबह 10 बजे जाएंगे और 5 बजे घर हाजिर, ज़्यादा से ज़्यादा फाइलें ही तो घर लानी पड़ेंगी। प्रभा ने हमदर्दी से मेरा चेहरा देखा, लेकिन मुसीबत सिर्फ रुपयों की तो नहीं है, उतना तो तुम्हें अभी भी मिलता है। असली मुसीबत तो यह कि हमारे सपने बहुत ऊंचे हैं और भविष्य के नक्शे बिल्कुल अलग। यही तो मुसीबतों की जड़ है। लेकिन वह सपने मेरे अकेले के तो नहीं हैं, तुम्हारे भी तो हैं। आज तुम कैसी बातें कर रहे हो, प्रभा ने प्यार से झिड़क कर कहा। अरे जरा सी मुसीबत है, दूर हो जाएगी, सपनों का सुख भी तो हम ही उठाएंगे। उनके लिए जरा सी तकलीफ भुगत लेने में हर्जी क्या है। और चाहे तुम्हारे साथ कोई हो ना हो, मैं तो हूं ना। और मेरा हृदय इस तरह गदगद हो आया, मन हुआ उसकी गोद में सिर रखकर रो पड़ूं। यह किसी स्वर की शराब भ्रष्टा देवी है जो अपना समय गुजारने यहाँ चली आई। अगर यह मेरी हिम्मत को ना ललकारती तो मैं इस सबको पार कर पाता, कभी नहीं। मैं तो जाने कब का टूट चुका होता। भर्राए गले से मैंने पूछा, अच्छा प्रभा एक बात बताओ, इतने कष्टों मुसीबतों निराशाओं से तुम्हारा दिल नहीं घबराता? जिन दिनों में नहीं बोला करता था, तुम्हें तंग किया करता था, उन दिनों जरा देर को भी तुम्हारे मन में पराजय की भावना नहीं आई? उसने निहायत आत्मविश्वास भरे लहजे से मैं कहा, मुझे तुम बताओ, मुझे तुम अभी नहीं जानते। मुझ में बहुत ज़्यादा जीवन शक्ति है। इससे भी ज़्यादा मुसीबतें मैं विचलित नहीं होती। विवाह में से पहले बड़ा डर लगता था कि आगे जाने क्या होगा, कैसे होगा। लगता था किसी भी मुसीबत को सह नहीं पाऊंगी। अब जब देख लिया है कि तकलीफ़ें किसे कहते हैं तो लगता है बस इसी के लिए तो डरना था। और शायद अध्यापिकाओं जैसी अपनी इस भाषा पर वह खुद ही लजाकर नीचे देखने लगी। मुझे लगा जैसे उसके चेहरे पर एक तेजस्विनी आभा फूट फूट कर उभर आई है। नहीं प्रभा, मैं कोई हारा थोड़ी हूँ, मैं तो यूं ही कह रहा था। तुम देखती रहना, मैं सब करूँगा, मैं तेरे लिए सब करता रहूँगा। अभी तुझे पता नहीं। और मैंने अपने रोमांचित हाथों से मैंने उसके दोनों कंधे पकड़कर सिर उठा लिया। उसकी झुकी पलकों वाले चेहरे को देखकर एक अजब सा ख्याल मन में आया। मान लो इस बीच यह माँ बन गई तो? मुझे लगा मेरी बातों को जाने वह समझ गई और उसका चेहरा पहले से भी अधिक गुलाबी हो आया।